गोरखपुर में एक ही दिन में 3 हत्याएं, तो शिवप्रकाश शुक्ला को उन्होंने पीछे से कॉलर पकड़ लिया, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों में कोई जुलूस जा रहा था और उस जुलूस से टकरा के उनके हाथ से पिस्टल छूट गया। अच्छा। पिस्टल छूट गया तो जो पीछे थे उन्होंने बर्स्ट फायर कर उनके पीठ पर कर दी। 38 गोली उनको लगी थी। इस ऑपरेशन में अगर महती रोल किसी ने निभाया है तो 4 पुलिस अफसर प्रदेश के। कौन कौन? एक श्री सत्येंद्र वीर सिंह, हाँ, जिन्होंने ठान लिया था। दूसरे श्री महावीर सिंह, जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर साहब डीसीपी थे। ओके। तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण रोल में थे वो श्री एसएन सिंह साहब, जो डीआईजी थे, पक्का साहब। डीआईजी पक्का साहब, तो डीआईजी गोरखपुर। और चौथे नंबर पर तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ श्री अरुण कुमार झा। पूर्व में उसकी बहन के साथ किसी लड़के ने छेड़खानी की थी, तो बिलंदपुर चौराहे पर, बिलंदपुर चौराहे पर उसने उस लड़के को गोली मार दी। बिहार के एक मंत्री थे बृजबिहारी प्रसाद जी, उनकी हत्या की। उसके बाद सब घटनाएं गोरखपुर में। शंकर तिवारी भी इतने भयभीत थे कि शिवप्रकाश के पिता को गाड़ी में बैठा के ही कहीं निकलते थे। अच्छा। एक बड़ा माफिया, दो बड़े माफिया में टकराहट में एक छोटा उससे जो बड़ा बना, उससे एक बड़ा माफिया प्रदेश का या देश का डर गया। तो पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर होने के नाते स्क्रैप के जो काम के ठेके थे वो भी माफियाओं के पास। अतीक अहमद आते थे, मुख्तार अंसारी इंटरेस्टेड था, हरशंकर तिवारी जी थे, बहुत लोग थे। मुख्यात अपराधी आनंद पांडे थे। पैसे को लेकर के लोग कहते हैं या किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया था, अलग हो गया। लखनऊ में कई बिल्डिंगों में उसका पैसा लगा हुआ है। कई बड़े जो अपराधी से माफिया से नेता हुए उनके पास बहुत सारा पैसा है। उसके पैसा कई लोगों के पास। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ उससे ज़्यादा किसी ने कार्रवाई भी नहीं की। अतीक अहमद जिन शब्दों में बात करता था, मैं भी उसी शब्दों में बात करता था। मतलब वो गाली उली देता था? क्या उसमें कुछ मेरे साथ के ही पुलिस वाले उसके मुखबिरी करते थे कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। जब राजू पाल की हत्या हुई तो मुझे वो मारने के लिए वो भी लगा। तो एक परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सबसे खुशी का पल था। जब राजनीति में अच्छा कोई व्यक्ति आता है, राजनीति में जो अच्छा आता है तो उसको सबसे पीछे धकेला जाता है, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बड़े बड़े नेता हैं, ये लच्छेदार भाषा बोलते हैं। नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम पॉडकास्ट में आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन अब राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। आपने श्री प्रकाश शुक्ला का नाम जरूर सुना होगा। 90 के दशक का सबसे बड़ा माफिया, जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार के साथ साथ पूरे देश को हिला करके रख दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तक के हत्या की सुपारी श्री प्रकाश ने ले रखी थी। हरिशंकर तिवारी जैसे दबंग नेता उनसे डरा करते थे। बृजबिहारी प्रसाद जो बिहार के मंत्री थे, उनको हॉस्पिटल में श्री प्रकाश शुक्ला ने घुस करके मारा था। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ आज जो हमारे अधिकारी जिनका हम पॉडकास्ट करेंगे, पुलिस अफसर हैं, उनके भाई की भी हत्या की थी। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ लखनऊ के जनपथ में एक मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला ने, जो एक इंस्पेक्टर हैं, उनको गोली मार दी थी। आज के डीएनएम पॉडकास्ट में हम परशुराम सिंह, जो सीओ से रिटायर हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला किस तरह का अपराधी था और श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने मारने के अभियान में कौन पुलिस वाले लगे हुए थे, किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला तक पुलिस पहुंचती है, किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला परशुराम सिंह के भाई की हत्या करता है और भाई की हत्या करने के बाद किस तरह से उनके पूरे परिवार को धमकाता है। ये सब कुछ राज आज आपके सामने खुलेगा। परशुराम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएम पॉडकास्ट में। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चूंकि हमारे पुराने मित्र हैं आप,
तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए कि आज एक पुराने साथी के साथ मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, किसी बहुत पुराने साथी के साथ जो करीब 25-27 साल पुराना साथी है, उसके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये सही है कि और हम आप शुरुआत जहाँ से किए थे वो जनपद एक ही था। हाँ, हमने शिक्षा भी वहाँ ग्रहण किया और नौकरी की शुरुआत भी वहीं से किया, और आपने भी पत्रकारिता आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो बड़ा खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जहाँ से शुरू किए आप जहाँ पे पहुँचे हैं, और मैं भी उसी शहर में आ गया हूँ और आज आपके सामने इंटरव्यू देने बैठा हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप और हम दोनों एक दूसरे को गोरखपुर से जानते हैं। मैंने भी गोरखपुर में पत्रकारिता शुरू की और आपने पुलिस की नौकरी पढ़ाई के साथ साथ गोरखपुर में शुरू की। गोरखपुर में परशुराम सिंह जी दो बातों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, फिर मैं पॉलिटिक्स पर आऊँगा। पहली बात तो ये है कि आपके जो भाई थे रविंदर सिंह का श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मुठभेड़ होती है और श्री प्रकाश शुक्ला उनको गोली मार देता है, वो शहीद हो जाते हैं। ये घटना आपको उस समय आप कहाँ थे और कैसे पता चली और फिर क्या रहा? अब इसकी पृष्ठभूमि में जाने पर कुछ पारिवारिक अपना बैकग्राउंड भी आपको बता रहा हूँ जी। मेरे फादर हेड कांस्टेबल थे, हम 4 भाई थे। सबसे बड़े श्री रविंद्र कुमार जी, उसके बाद मेघनाथ सिंह, उसके बाद मैं और मुझसे छोटा राजीत। हम लोग 4 भाई थे। बड़े भाई पुलिस में सब सेक्टर हुए, उन्होंने BHU से पढ़ा था, रविंदर सिंह जी। और उदय UP कॉलेज से पढ़ा उन्होंने, गोंडा में LBSD में पढ़ा। तो वो शुरू से ही बड़े ईमानदार, कर्मठ और बड़े जाबाज टाइप के पुलिस अफसर थे, बहुत ही बहादुर किस्म के व्यक्ति थे। और कोई भी अधिकारियों ने टास्क दिया, उस टास्क में जी जान लगा के उन्होंने सफलता पाई और बड़े थोड़े समय में बड़े चर्चित रहे। बहुत सारे थानों पर वो थानाध्यक्ष रहे। 9 सितंबर 97 को हमारी उनकी रोज बात होती रहती थी। 9 सितंबर 97 को हजरतगंज में जनपथ मार्केट में श्री प्रकाश शुक्ला के आने की सूचना उनको मिली। अच्छा, उन्हीं को सूचना ये मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ पर आ रहा है? मिली थी। उसी काम में उस समय SP सिटी पश्चिमी हुआ करते थे श्री सत्येंद्र सिंह। अच्छा, उनके वो लीडर थे, अफसर थे, उन्हीं के अंडर में थे वो। तो वो एक टीम बनाई गई थी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। तो उस समय चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला का बड़ा आतंक था, उस समय श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक था, बहुत लोगों की हत्या। उसके पहले भी जो गोरखपुर के वीरेंद्र प्रताप शाही थे, बनारस बहुत लोगों की हत्या उसने अनु की था, और वीरेंद्र टाटा जो अपने आप में माफिया थे बनारस के, उनकी बहुत सारी हत्याएं। गोरखपुर में एक ही दिन में 3 हत्याएं, बहुत सारी हत्याएं वो कर चुका था। इस टीम में लगाया गया। लोग कहते हैं कि सरदे कल्याण सिंह की भी उसने सुपारी ले ली थी। तो 9 सितंबर 97 को हजरतगंज में उनको सूचना मिली कि सैलून में बाल कटवाने आया हुआ है अपने साथियों के साथ। अच्छा, संख्या नहीं पता थी। और वो क्रिकेट का बैग लिए थे, उसमें उनके असलहे रखे थे। इस सूचना मिलने पर वो SP सिटी, उनका गनर और हमारे बड़े भाई, 4-5 लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ उनको संदिग्ध वहाँ दिखाई दे गए और उन्होंने पहचान लिया सैलून पर। हाँ, तो एक तो वहीं पुन्नू राय था, वो मुठभेड़ में उसकी डेथ हो गई वहीं, जो अपराधी था, श्री प्रकाश का एक साथी था। श्री प्रकाश का साथी था, और उसके पास से AK-56 मिली। लोग उसी में उलझ गए, जो फोर्स था वही देखने लगे। मतलब उस और बड़े भाई ने जो जनपद का आप देखे होंगे ऊपर वाला पोर्शन, SP सिटी श्री सत्येंद्र जी और उनका गनर उनके साथ ऊपर रह गए।
ये नीचे उन्होंने पीछा कर लिया जब भागे, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि ये कितने लोग हैं। तो शिवप्रकाश शुक्ला को उन्होंने पीछे से कॉलर पकड़ लिया, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों का कोई जुलूस जा रहा था और उस जुलूस से टकरा के उनका हाथ से पिस्टल छूट गया। अच्छा। पिस्टल छूट गया तो जो पीछे थे उन्होंने बर्स्ट फायर कर उनके पीठ पर कर दी। 38 गोली उनको लगी थी। 38 गोली। उसी दिन मैं लखनऊ आ रहा था, मैं रास्ते बाराबंकी के आसपास था। पुलिस की चेकिंग हो रही थी, तो मैंने पूछा भाई इतनी चेकिंग क्यों हो रही है? तो उस समय किसी ने नहीं बताया। उसमें श्री बीपी श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से सीओ चौक थे, वो भी थे। तो उन्होंने मुझको मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। तो मुझे कुछ शंका हुई, लेकिन मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सब लोग साथ थे आपके? मेरे साथ थे। तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या होना है। और उनवल में जो पूर्व विधायक रहे ब्रिजेश सिंह, वो भी मेरे साथ थे। तब वहाँ से जब वो हजरगंज थाने ले गए, तब मुझे पता लगा भाई साहब शिवप्रकाश शुक्ला कुख्यात माफिया से मुठभेड़ में उनकी डेथ हो गई। तो वहीं से हमने भाभी और भैया को हमने छोड़ दिया, वाइफ को और भैया को, मदर को हमने ब्रिजेश सिंह के यहाँ छोड़ा। और मैं मेडिकल कॉलेज चला गया, पोस्टमार्टम हाउस। जीवन में अभी मेरी नौकरी कुल 7 साल से भी कम थी। हाँ। और तभी एक घटना घटित हो गई। उसके कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अब घर में कोई सर्विस करने वाला नहीं था। वो वक्त संघर्ष का था। फिर मैंने जो भी कार्रवाई हो सकती थी शिवप्रकाश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई गोरखपुर में कर रहा था। उसी दौरान मेरे पास मुझे भी बहुत सारी धमकियां मिली। आपको मतलब चूंकि आप एक्शन ले रहे थे, हाँ, आप चाहते थे कि अपने भाई के मौत का बदला श्री प्रकाश से लिया जाए। ये मन में मैंने ठान लिया था, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे। हाँ। लेकिन ये करना है। हाँ। तो इस दौरान उस समय पुलिस में इतनी सुविधाएं नहीं थी, न इतनी अच्छी गाड़ियां थी, और संसाधन भी उस समय कमी थी। तो मैंने भी ठान लिया कि मुझे मरना है और यहां से कायर होकर नहीं जाना है। तो जितना हो सकता हमने प्रयास किया, उसका पता लगाया, किससे उसके रिलेशन है ये पता लगाया। और इस पूरी घटना में आप ताजुब करेंगे कि जो लोग पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं उनका कोई रोल नहीं है। मतलब श्री प्रकाश शुक्ला को हजरतगंज में पोस्ट थे, तथाकथित जो श्रेय लेने वाले हैं, हाँ, वो मौके पर ही नहीं आए। उस घटना पे मौके में नहीं आए। जब ये घटना हो गई उसके बाद वो दिखाई दिए। बड़ी तकलीफ की बात है कि लखनऊ की मीडिया में बरसों से वही छाए हुए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जब ये घटना करी तो क्या श्री प्रकाश शुक्ला ने उसके बाद आपके परिवार वालों से कोई संपर्क किया था खुद? क्योंकि वो फ़ोन बहुत करता था, मुझे भी बहुत फ़ोन करता था, अक्सर ही फ़ोन करता रहता था, क्योंकि उसको इस बात का गम था। उसने खुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मिश्रा जी, मैं नहीं चाहता था कि किसी पुलिस वाले को गोली मारी जाए। तो क्या आप लोगों से भी कोई संपर्क उसने किया था क्या? देखिए, उसने तो संपर्क नहीं किया था, मुझे याद है। हाँ। मेरे पास शिवप्रकाश का तो टेलीफोन नहीं, लेकिन किसी माध्यम से अनुज सिंह जो साथ में, हाँ, अनुज से उनका साथी था, उसका टेलीफोन, उससे मेरी वार्ता हुई थी। अब चूंकि 25 साल से ज़्यादा हो गया, 28 साल हो गया, तो उससे मेरी वार्ता हुई थी। चूंकि यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन मैंने कराया था, सब सेक्टर का लड़का था। उसके फादर उस समय फैजाबाद में संभवतः पोस्ट थे, और उसको हॉस्टल में कमरा भी मैंने ही दिलवाया था। तो मैं सीनियर था, नया लड़का था, पतला दुबला, तो वो गलत संगत में पड़ के शिवप्रकाश शुक्ला का साथ हो गया था। उसने कहा मैं भैया को पहचानता नहीं था और गलती हो गई भैया, मतलब उसने सॉरी बोला था। उसने कहा गलती हो गई।
उसने इतनी बात मुझसे एक बार कही, तो मैंने उससे ये शब्द मैंने उससे कहा था कि गलती के बाद मेरे घर धमकी आना, फिर मैं लखनऊ जहाँ रुका था वहाँ असलहे लेके पहुँचना, मैं ब्रजेश सिंह के यहाँ रुका था 2 महीने बाद, मेरे वहाँ पर पहुँच गया वो श्री प्रकाश। हाँ, श्री प्रकाश और अनुज, मतलब आपको भी इसका मतलब टारगेट पे रखा था। पहुँच गया। तो हमने उससे पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं मतलब है तो कहा आपने श्री प्रकाश शुक्ला के बड़े भाई को उठा के मारा है। अच्छा, ओम प्रकाश को। हाँ, अब हम आपको, श्री प्रकाश आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने ठान लिया जाना है। इस पूरे कार्यक्रम में ये जो ओम प्रकाश शुक्ला थे, इनको आपने उस घटना के बाद उठाया था? हाँ, उस घटना के बाद उठाया था गोरखपुर में। और उसके पहले भी उठाया था ओम प्रकाश को। हाँ, ओम प्रकाश। हाँ, चूंकि आप गोरखपुर में रही, सारा आतंक तो गोरखपुर में ही था। गोरखपुर में था, तो उसके पहले कई घटनाएं कर चुका था, तो इसमें उठाया गया था। और आपको बात एक ताजु की बता दें कि जब मैं नया नया नौकरी करने गया था तो जो इसका दोस्त था आनंद पांडे, उसमें अपराधी नहीं थे, ये सब लड़कीबाजी करते थे और कोई नहीं। और रेलवे स्टेशन पर बिजली विभाग में आनंद पांडे के भाई थे, नौकरी करते पिताजी थे, पिताजी नौकरी करते थे और मेहंदावल के लोग रहने वाले थे। तो ये हमेशा घूमता रहता था, स्मार्ट लड़का था, घूमते रहते थे, वहीं पर श्री प्रकाश आता जाता था। मैंने 2-4 बार देखा भी था। उस समय अपराधी नहीं था। जब आप चौकी इंचार्ज, मुझे लगता रेलवे स्टेशन नहीं था, मैं जटेपुर। ओके। तो वो अपराधी उस समय अभी नहीं हुआ था, उसका इस तरह का नहीं था। लेकिन जब ये सब घटनाएं हो गई और वो जो एक नामचीन अपराधी हो गया प्रदेश का, बल्कि ये कहें कि हिंदुस्तान का, हाँ, हिंदुस्तान का अपराधी था। उससे टक्कर का कोई अपराधी। वो बिहार में भी एक मंत्री को उसके पहले मार चुका था, उसमें राजन तिवारी भी थे। राजन तिवारी हमारे बड़े भाई की घटना में नहीं थे। अच्छा, उसमें वो नहीं थे। हाँ, क्योंकि मुझे भी गोरखपुर में रहने के नाते हाँ, पल पल की खबर मिली, हर चीज़ थी। तो जब ओम प्रकाश शुक्ला को आपने उठाया, उसके बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला आपके लखनऊ वाले घर जब वहाँ पे टिके हुए थे ब्रजेश? नहीं, उसके पहले जब उठाने की बात, तो पहले भी उठा था वो। तो वो हमको उस समय ये जानता हो कि न जानता हो नहीं बता सकते, लेकिन जब घटना हो गई उसके बाद जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो उसके बाद उसका टेलीफोन आना शुरू हुआ। मेरे पास लैंडलाइन नंबर था उस समय, तो टेलीफोन होना शुरू हुआ। फिर उसने पीछा भी किया कई जगह। तो मैंने एक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, जेन। पहले मैं लोगों की गाड़ी मांग के लाता था तो नंबर लीक आउट हो जाता था, और कई नंबर प्लेट मैंने बदले। तो एक बार मैं भाभी का, मैं पेंशन का कागज बनवाने आया था, तो मैं वहीं रुका हुआ था लखनऊ में। हाँ, ब्रिजेश के यहाँ। उनके पिताजी भी MLA रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे, श्री रामपाल सिंह, और मेरे रिलेटिव भी हैं। तो मैंने वहाँ रुका था, डायमंड डेयरी में। हाँ, डायमंड डेयरी में। तो वो डायमंड डेयरी के 2nd फ्लोर पर, हाँ, उनका फ्लैट वो अंदर वहाँ पहुँच गया श्री प्रकाश शुक्ला। दैट टाइम मैं वहाँ था नहीं। अच्छा, मैं नहीं था। उन्हीं से बात किया उसने, फूफा से सीधे कहाँ गए परशुराम सिंह। ब्रजेश सिंह से पूछा? नहीं, श्री रामपाल सिंह। अच्छा, रामपाल सिंह जी थे उसमें। तो जब हम आए लौट के, तो उन्होंने रामपाल सिंह कहा थोड़ा सतर्क रहो। श्री प्रकाश और 2 लड़के और आए थे बैग टांग के, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। ये बात मैंने सत्येंद्र वीर सिंह साहब को बताई थी आके कि इस तरह का है। तो फिर एक चलता रहा। फिर मैं गोरखपुर लौट गया और फिर मैं जी जान से लग गया, अब जो कुछ होगा आर पार की लड़ाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम में, इसके ऑपरेशन में और उससे मुठभेड़ होने तक मात्र 4 पुलिस अफसरों का रोल है। ये श्री प्रकाश शुक्ला को जब मारा गया नोएडा गाजियाबाद में, तब तक ये 97 के बाद शायद 98 में मार दिया गया। वो 1 साल के भीतर ही मार दिया गया था। 2 अक्टूबर 1998 को 2 अक्टूबर 1998 को उसे मुठभेड़ में मार दिया गया। तो वो जब मारा गया, आप
के मन में भी ये बात थी, चूंकि आप एक पुलिस में थे और पुलिस वैसे भी लगी हुई थी कि एक पुलिस अफसर की हत्या हुई थी, तो इस वजह से पुलिस भी लगी थी। आपकी इसमें क्या भूमिका थी श्री प्रकाश शुक्ला को मतलब इस मुकाम तक पहुंचाने में, मुठभेड़ तक? देखिए, हम एसटीएफ से भी संपर्क में हाँ। थे, और लोकल हमारे यहाँ से जिस लड़की से वो बात करा रहा था गोरखपुर में, और जहाँ से वो बात कर रहा था, वो दोनों जगह उस लड़की को तैयार मैंने ही किया था बात करने के लिए, लगातार बात करने के लिए। अच्छा। वो गोरखपुर में बिलंदपुर की रहने वाली, हाँ बिलंदपुर, हाँ जी जी, ज्यादा बताना उसका हाँ नहीं, वो नाम बताना उचित नहीं है। बिलंदपुर के रहने वाली लड़की थी, और मैंने किसी तरह उससे तैयार किया, तुम लैंडलाइन पे इतने काफी देर बात करो। उस बात करने में ही उस नंबर को मैंने एसटीएफ को दिया, और ये पूरे ऑपरेशन डीआईजी यशवंत सिंह थे, श्री यशवंत सिंह साहब के निर्देश पे हो रहा था, और उनके परिसर से ही हो रहा था, पक्का साहब का। तो इस पूरी घटना में हुआ कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कि उस दिन की घटना कैसे हुई? लगातार तो ट्रेस कर रहे थे। पुलिस मुठभेड़ हुआ, अब ये बताना उचित नहीं होगा। नहीं, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची? वही मैं बता रहा हूँ कि वो लड़की से बात कर रही, फिर ये ट्रेस किया गया कि ये कहाँ पर है, तो वो पालम के पास का एक पीसीओ का नंबर रहता, और ऑपरेशन वहीं से शुरू हुआ। वो काफी देर तक सुना, उस दिन बात किया था, बहुत देर तक बात किया, जब तक पुलिस नहीं पहुंची। हाँ, तो इस पूरे कार्यक्रम में और इस पूरे ऑपरेशन में जो श्री प्रकाश शुक्ला कुख्यात, तो कौन कौन पुलिस अधिकारी उसमें शामिल थे? पुलिस वाले, जैसे आप लोग तो वहां बैक एंड पे बैठे हुए थे, गोरखपुर में आप थे, पक्का साहब थे। अब देखिए, इस ऑपरेशन में अगर महती रोल किसी ने निभाया है तो 4 पुलिस अफसर हैं इस प्रदेश के। कौन कौन? एक श्री सत्येंद्र वीर सिंह, हाँ, जिन्होंने ठान लिया था। दूसरे श्री महावीर सिंह, जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर साहब, डीसीपी थे, ओके, और वो उनके बहनोई थे सत्येंद्र वीर सिंह जी के। अच्छा, उनका महती रोल था। तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण रोल में थे वो श्री यशवंत सिंह साहब, जो डीआईजी थे, डीआईजी पक्का साहब, और डीआईजी गोरखपुर। और चौथे नंबर पर तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ श्री अरुण कुमार झा। इनके सिवा किसी का कोई रोल नहीं है श्री प्रकाश को मारने में कोई रोल नहीं है। बाकी लोग जो नहीं जानते, अब बताने की चीज है नहीं, लेकिन जो लोग हाईलाइट हुए और अपने को हाईलाइट कर रहे हैं बरसों से, जिस दिन घटना हुई वो घटना स्थल पर देर से पहुंचे। अगर वो पहले पहुंचे होते तो आज ये परिदृश्य ही न हुआ होता। मतलब कहाँ की घटना? नोएडा वाली? हजरतगंज वाली जनपद में ये घटना ही न होती। सीओ हजरतगंज उस समय बहुत देर के बाद मौके पर पहुंचे, क्योंकि मैं गोरखपुर में पोस्ट था, उस समय एसोगोला था। मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए मैं आ रहा था, भैया के पास ही आ रहा था, तो इसलिए मैं तुरंत ही पहुंच गया था। घटना कुछ देर बाद ही मैं पहुंच गया था। तो जो मैं जानकार हूँ, फिर उसके बाद मैं लखनऊ ही पोस्ट हुआ 3 साल बाद, तो मुझे पूरी जानकारी है। और नोएडा में जो ऑपरेशन हुआ सब मुझे है। आप ये समझिए कि कितना दुर्भाग्य है इस हमारे विभाग का, पुलिस महकमे का, कि जिनका रोल नहीं, उनकी जय हो रही है। उनको पीएसी की गार्ड नहीं, पूरी प्लाटून उनके घर की सुरक्षा करती थी, पूरी प्लाटून। और ऐसे कई अफसर थे जिन्होंने अपने घरों पर पीएसी लगा रखी थी। बहुत सारे पुलिस अफसर, जो गोरखपुर में एकाध एसएसपी आए वो भी यही किए। और जिस पर घटना बीती थी मेरे परिवार पर और मेरे साथ, हमारे पास सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं। मैं अपने हमराहियों के साथ जो थाने पर पोस्ट था उनके साथ ही चलता था। अब चूंकि आप आईपीएस नहीं थे ना, आप और मेरे घर पर जहाँ मेरा परिवार रहता था, भाई रहते थे, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और महिलाएं रहती थी, वहाँ पर 2 एपी के सिपाही लगाए गए।
बहराइच डिस्ट्रिक्ट, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है अब, हाँ हाँ, वहाँ लगाए गए और हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और बहुत लोगों के घर, जब मैं अलीगंज में एसओ था लखनऊ में, तब भी वो पीएससी लगी हुई थी। हाँ, तब भी वो पीएससी लगी हुई थी और ठीक थाने के पीछे एमआईजी कॉलोनी है अफसरों का, उसमें लगी हुई है ऑलरेडी। मैं बड़ा सोचता था और बहुत, ये इनको क्यों सुरक्षा, इनको कौन मारने आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला को आप पहली बार, जैसे आपने बताया कि जब वो पढ़ता था आनंद पांडे और आनंद पांडे के साथ वो अक्सर वहाँ पर आता रहता था, तब आपने उसको देखा था। हाँ, 91-92 की बात है। हाँ। लेकिन 91-92 94 में शायद उसने पहली घटना करी थी। 94 में उसकी बहन के साथ किसी लड़के ने छेड़खानी की थी। हाँ। तो बिलंदपुर चौराहे पर, हाँ, बिलंदपुर चौराहे पर उसने उस लड़के को गोली मार दी थी। पहली घटना उसकी है। उसमें रिवॉल्वर उसके फादर का था। उसके फादर नगर पालिका गोला के और बढ़ागंज के ठेकेदार थे, श्री प्रकाश के। मामखोर गांव है उसका, जो गोला और बढ़लगंज के रोड पर बीच में है एकदम। मामखोर का ही मूल निवासी थे और वो छोटे मोटे ठेकेदार थे। तो उसके बाद, उस समय तो आप गोरखपुर में ही थे? हाँ, गोरखपुर में मैं पोस्ट। तो उस सब लखनऊ तो श्री प्रकाश शुक्ला बाद में आया लखनऊ तो, लेकिन उस सबसे ज्यादा घटनाएं उसने गोरखपुर में ही करी। सबसे ज्यादा घटना नहीं, जो हीनियस क्राइम सबसे बड़ा किया था, वो सबसे पहले वो बिहार के एक मंत्री थे, ब्रिजबिहारी प्रसाद जी, उनकी हत्या किया था। उसके बाद सब घटनाएं गोरखपुर में की। उसके बाद ब्रिजेश सिंह के संपर्क में आया कि नहीं आया, वीरेंद्र सिंह टाटा की हत्या हुई। फिर एक शराब के, वीरेंद्र सिंह टाटा की कहाँ हत्या किया था? बनारस में। अच्छा, इसी श्री प्रकाश ने की? श्री प्रकाश ने। और दुर्भाग्य है, आज लोग राजनीतिक आवरण खादी ओढ़ लिए हुए हैं। एसटीएफ के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए या उस समय खोला जाता, तूफान मच जाता। सारे नेताओं से, कुछ नेताओं से, सारे, मतलब श्री प्रकाश शुक्ला के काफी राजनीतिक उसके संबंध थे। सुना फोन पर काफी बातचीत करता था, लोग नेता ही लोग शरण देते थे, नेता लोग ही शरण देते थे। और आज प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, देवी पाटन क्षेत्र के बड़े नेता, ये सारे लोगों ने लॉटरी के धंधों में उसका प्रयोग किया। बनारस के माफियाओं ने उसका प्रयोग किया, श्री प्रकाश का प्रयोग किया। सब अपने लाभ के लिए उसको प्रयोग किए। और जिस दिन की वो मुठभेड़ हुआ, उसी दिन वो हत्या करने बिहार जा रहा था सुरदेव सिंह के भाई की, जो सुरदेव सिंह कोल माफिया हुआ करते थे। तो लखनऊ में भी उसने कई हत्या की। एक उसने किडनैपिंग की थी रैंसम के लिए, विवेक लाधानी की। वीरेंद्र शाही की 96 में किया, 96 में ही। अच्छा, वीरेंद्र शाही का उससे क्या दुश्मनी थी? क्योंकि वीरेंद्र शाही से उसका कभी कोई झगड़ा तो रहा नहीं, तो वीरेंद्र शाही की हत्या उसने क्यों की? लोग कहते हैं हाँ, कि वो आचरण को लेकर कोई बात थी, किसी इलिसिट रिलेशन के लिए बात के संबंध में हत्या हुई थी। अच्छा, जैसा लोग कहते हैं। मतलब क्या वीरेंद्र शाही उसका विरोध किए थे? लेकिन उसके पहले एक वो कारण हो सकता है, या दूसरा कारण हो सकता है। एक विवेक सिंह नाम का लड़का था जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट था, और वो वीरेंद्र शाही उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे रेलवे में, और उसकी हत्या सीतापुर आई हॉस्पिटल के सामने गोरखपुर में हुई थी। अच्छा, उसके पहले एक कारण ये हो सकता है। तो इसलिए वीरेंद्र शाही भी शायद उसको मारना चाहते थे, श्री प्रकाश शुक्ला को मारना चाहते थे, इसी वजह से उसने शायद। ये दो कारण है, क्योंकि एक मझौली, आप गोरखपुर रहे हैं, मझौली स्टेट की कुछ जमीनें हैं वहाँ। मझौली स्टेट के भी कोई रहते थे, उस परिवार में वीरेंद्र शाही जी का आना जाना था, और इंदिरा नगर लखनऊ में भी शायद उनका मकान है। तो एक वो कारण है कि उस परिवार से जुड़े होने का, और दूसरा ये कारण है विवेक सिंह की हत्या। हरिशंकर तिवारी को भी धमकी दिया था क्या श्री प्रकाश शुक्ला ने? अभी मैंने आपको बताया
लखनऊ आने से पहले पूर्वांचल के सब माफियाओं ने, राजनैतिक माफियाओं ने उसका इस्तेमाल किया, शिव प्रकाश शुक्ला और हरशंकर तिवारी को भी धमकी उसने दिया था। क्या हरशंकर तिवारी से उसके पहले तो ये भी है, और चर्चा क्या है कि हरशंकर तिवारी ने, रामजी तिवारी हैं पटना में बोरिंग रोड पे, उनके माध्यम से उसको धन भी पहुंचाया था। हरशंकर तिवारी ने शिव प्रकाश शुक्ला को पैसा दिया था? हाँ, जैसी चर्चा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। नहीं, चर्चा पुलिस में अगर है, पुलिस के पास जानकारी है तो उसके ज्यादा। हाँ, ये है कि बोरिंग रोड पे उनका मकान था। हाँ, क्योंकि मैं पूरा यूपी बिहार घूम रहा था, तो ये जानकारी मेरे यहाँ को मिली। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने, हरिशंकर तिवारी ने भी कभी श्री प्रकाश शुक्ला से कोई काम कराया? इसकी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी, जो झगड़ा था पॉलिटिकल वहाँ के, उन्हीं के ग्रुप में दो पार्ट हो गए थे, हरशंकर तिवारी के। हाँ, अमरमणि जी और हरशंकर तिवारी में संबंध विच्छेद हो गए। हाँ, और ये कहा जाता है कि अमरमणि जी से संबंध उसके श्री प्रकाश शुक्ला के थे, ये कहा जाता है, पर सही भी है। और हरशंकर तिवारी भी इतने भयभीत थे कि श्री प्रकाश के पिता को गाड़ी में बैठा के ही कहीं निकलते थे। अच्छा। हाँ, एक बड़ा माफिया, दो बड़े माफिया में टकराहट में, एक छोटा उससे जो बड़ा बना, उससे एक बड़ा माफिया प्रदेश का या देश का डर गया। क्योंकि हरशंकर तिवारी का भी बड़ा नाम था, बहुत नाम था हरशंकर तिवारी। उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर एक्ट बना, श्री वीर बहादुर सिंह बनाया जो गैंगस्टर एक्ट, वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के माफियाओं को नियंत्रण करने के लिए कानून बना। गैंगस्टर एक्ट 86 में श्री वीर बहादुर सिंह जी ने बनाया। हाँ, इस कानून को बनाया, अवधारित किया। ये आप जानिए कि इन्हीं गैंगस्टर को नियंत्रित करने के लिए, इन्हीं माफियाज को नियंत्रित करने के लिए बना। तो हरशंकर तिवारी को क्या वाकई में श्री प्रकाश शुक्ला मारना चाहता था? इस तरह का कोई कन्वर्सेशन, चूंकि पुलिस में बहुत सारी चीजें, अब देखिए, वो अपना नाम कमाना चाहता था। ओ, मतलब जितने बड़े लोगों को टारगेट जैसा करेगा, वो नाम कमाना चाहता था। और दूसरी चीज कि हरशंकर तिवारी से उसको थोड़ा सा डर था, क्योंकि वो दूसरे गुट में था, उसको डर था। अब जो डर था, ये अगर मारना ना चाहता तो हरशंकर तिवारी अपने बगल में उसके पिता को, श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को बैठा के क्यों चलते? हाँ, ये तो यही बताता है ना। तो हरशंकर तिवारी और सूरज भान में शायद कुछ ठेकेदारी का कुछ लफड़ा था। अब देखिए, अब सब्जेक्ट जब आएगा कि मारना चाहता था, नहीं आपने पूछा, तो मारना चाहता था। अब उसके दो कारण, एक उन्हीं के गैंग से निकले हुए एक राजनीतिक केंद्र जो बने वो, हाँ, वो दूसरा बना लिया उन्होंने। दूसरा रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर उस समय लखनऊ, गोरखपुर हुआ करता था। सूरज भान रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर था, और ये सूरज भान के साथ ही रहता था। सूरज भान ने ही इसको AK-47 प्रोवाइड कराई श्री प्रकाश को। तो उसी रेलवे की लाइब्रेरी में ही उसकी हत्या हुई, विवेक सिंह की, रेलवे के ठेकेदारी को लेकर हुई। और वहाँ भी रेलवे पर भी कई ठीक बार पर्चा फाड़ने को लेकर के, टेंडर फाड़ने को लेकर के, ये सब लेके हरशंकर तिवारी गैंग से भी 2-3 बार घटनाएं हो चुकी थी। मैं ऐसो शाहपुर रहा, मेरे पीरियड मैंने वहाँ टेंडर कराया है। ठेका टेंडर जब होता था तो बहुत फोर्स लगती थी, बिहार के माफिया आते थे, और जो पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर होने के नाते स्क्रैप के जो काम के ठेके थे वो भी माफियाओं पे, बस अतीक अहमद आते थे, मुख्तार अंसारी इंटरेस्टेड था, हरशंकर तिवारी जी थे, बहुत लोग थे। तो माफियाओं की धरती है, पूर्वांचल पूरा भरा पड़ा था। और पूर्वांचल का जो आर्थिक इनका स्रोत था, इनकम रेलवे था सारे माफियाओं का।
तो इस वजह से राइवलरी ज्यादा, यही सब कारण है। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब पहली घटना की विवेक सिंह का मर्डर किया, उसके बाद शायद वो गिरफ्तार भी हुआ था क्या? नहीं, मतलब गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई, लेकिन उसकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी कभी। वो उस समय हुई थी 94 में, जब अपने भाई का अपनी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, उस लड़के को जब मारा था तब गिरफ्तारी हुई थी। उस समय गिरफ्तारी हुई थी, जेल गया था। जेल गया था और फिर जेल से जमानत पे छूटा। उसी के बाद शायद वो सूरज भान के, उसके बाद वो सूरज भान के टच में आ गया, और टच में आने के बाद उसने एक गैंग बना ली। उसमें आनंद पांडे, राजन, मृत्युंजय शुक्ला, लखनऊ में मृत्युंजय शुक्ला, वो गुड्डू सिंह, अनुज सिंह, सुशील तिवारी, सुधीर तिवारी, सुधीर सिंह, राजन तिवारी, ये पूरा लंबा गैंग हो गया। एक बात बताइए कि ये जो आनंद पांडे था, ये कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने ही एसटीएफ को मुखबिरी करके मरवाया था आनंद पांडे को। ये कहना गलत है, ये कहना है पूर्ण रूपेण असत्य है। कैसे मारा गया आनंद पांडे? आनंद पांडे भी माफिया था, दोनों गैंग में कुछ फ्रिक्शन हुआ था। हाँ, आनंद पांडे अलग हो गया था, और सूचना मिल गई पुलिस को, बहुत सारे मुखबिर हैं, आपको मोबाइल है यूज़ करने के बाद कहीं कोई गलती एक अपराधी से हो जाएगी तो पड़े, तो वो भी अपराधी था, कुख्यात अपराधी आनंद पांडे था। पैसे को लेकर के लोग कहते हैं, या किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया था, अलग हो गए थे। आनंद पांडे अलग था, और सुधीर तिवारी, अनुज, मृत्युंजय शुक्ला, ये लोग एक थे, और गुड्डू सिंह, ये लोग सब अलग हो गए थे। श्री प्रकाश शुक्ला के जो क्रिमिनल, चूँकि आपका करीब 30-35 साल का आपका पुलिस का कार्यकाल रहा है, उसमें आप रिटायर हुए, इन 35 सालों में जो बड़े अपराधी हुए जिनको आपने देखा होगा, उनकी कार्यशैली को देखा होगा, उनसे और श्री प्रकाश शुक्ला को कैसे आप अलग देखते हैं? देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला बहुत डेयरिंग था, क्रूएल कहेंगे, क्रूएल, बहुत क्रूर टाइप का था। और वहीं उसके अंदर एक कमी थी कि वो चरित्र का ठीक नहीं था। अच्छा, बहुत लड़कियों से सुना हूं, बात करता रहता था बहुत। अब नाम खोलना ठीक नहीं है। नाम नहीं, लेकिन मतलब कितनी लड़कियां, मतलब शायद बड़ा शौकीन था, कई घंटे लड़कियों से बात। ग्लैमरस लड़कियां, सुंदर लड़कियां, मॉडल लड़कियां, इन पर उसने बहुत पैसा उड़ाया। अच्छा, जो पैसा लूटपाट करता था, रैंसम वगैरह लेता था, सब उसी में उड़ा देता था? नहीं, सब उसमें नहीं उड़ाता था। उसने, उसके पैसा बहुत लोगों के पास है, बहुत नेताओं के पास है। हाँ, लेकिन लड़कियों का, लेकिन वो उसकी कमी थी, चारित्रिक कमी थी उसकी, लड़कियों को लेकर के। जी हाँ। आपने कहा कि पैसा श्री प्रकाश शुक्ला का बहुत नेताओं के पास है, तो क्या श्री प्रकाश शुक्ला अपने परिवार के पास पैसे नहीं देता था? उस समय तो ओम प्रकाश शुक्ला भी थे, उसके बड़े भाई थे। ओम प्रकाश शुक्ला और अपने भाइयों, एक चंद्र प्रकाश शुक्ला उनके भाई हुआ करते थे, हैं, उनको संभवतः वो देता था पैसा। अच्छा। क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ जमीन और मकान और कार वगैरह खरीदी थी, तो उनको कुछ पैसा उसने संभवतः दिया था चंद्र प्रकाश शुक्ला को, बाहर रहते थे उस समय। बाकी तो मुझे नहीं लगता वो किसी को उसने पैसा दिया। बाकी पैसा उसने कई काम में लगाया था। लखनऊ में कई बिल्डिंगों में उसका पैसा लगा हुआ है। कई बड़े जो अपराधी से माफिया से नेता हुए हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। उसके पैसा कई लोगों के पास है। अब वो बात, क्योंकि ये प्रूफ हम नहीं दे सकते। पैसे का प्रूफ तो कोई दे नहीं सकता है कि पैसा कहाँ गया है। हाँ। इस नाते उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा लोगों के पास है। हाँ है। श्री प्रकाश शुक्ला जैसा जो अपराधी था, उसका जो पूरा, अगर आप टेन्योर देखिए तो करीब 7-8 साल में मार दिया गया। कुल मिला के उसका 5 साल का पीरियड था, उठना और मरने तक 5 साल। कि जब पुलिस से उसका सामना हुआ हो और पुलिस वाले भाग गए हों, नाम न खोलिए, लेकिन
गोरखपुर में तो हमने देखा है। जैसे? अब वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मतलब पुलिस वाले उससे डरते थे? निश्चित है, रास्ता बदल लेते थे। मतलब पता चलता था कि अगर भाई ये तो डर ही है ना कि सब अपने घर पे पीएससी लगा के सो। मैंने तो कभी नहीं सोया। नहीं, ये तो मैं सिक्योरिटी। तो कभी नहीं सोया। मैं अपने, मेरे पास जो पिस्टल रहता था उसी लेके रहता था मैं। मैंने तो कभी नहीं सोया। मैंने तो कभी सुरक्षा में नहीं सोई। और यहाँ बता दूं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मुझसे ज़्यादा किसी ने कार्रवाई भी नहीं की हो। हाँ, आपने शायद अतीक और मुख्तार के खिलाफ भी। अतीक के खिलाफ जो भी का मुकदमे का है, उन्होंने ज़मीन कब्जा की। मैं धूमनगंज में रहते हुए इलाहाबाद में पोस्टिंग के दौरान मैंने अतीक की काफ़ी ज़मीनें, जो उनकी एक महिला गरीब थी रामकली, उसका 12 बीघा ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिया, मैंने खुलवा के छुड़वाया। हम्म। जब श्रीमती मायावती जी की सुश्री मायावती जी की सरकार बनी 2013 में, मैं बाराबंकी में पोस्ट था। मुझे बाराबंकी से सीधे कूड़े भार, जो सोनू मोनू माफिया था, हाँ। वहाँ मेरी पोस्टिंग कर गई और उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो पुलिस वालों को बड़ा धमकाता था, तो आपको धमकाया नहीं उसने? मैं अतीक अहमद का टेलीफोन बहुत कम उठाता था, और अतीक अहमद जिन शब्दों में बात करता था मैं भी उसी शब्द में बात करता था। मतलब वो गाली उली देता था क्या? हाँ, उसमें कुछ मेरे साथ के ही पुलिस वाले उसके मुखबिरी करते थे कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। जब राजू पाल की हत्या हुई तो मुझे वो मारने के लिए वो भी लगा था। राजू पाल की हत्या के बाद? हाँ, क्योंकि उसका नाम निकालना था, मैंने नाम निकाला नहीं। वो चाहता था हमारा नाम निकल जाए। हाँ, शासन से भी दबाव था, अधिकारियों का दबाव था, लेकिन मैंने नाम नहीं निकाला कि इसका, कि मतलब इसका नाम निकाल दिया जाए। अतीक अहमद। दैट टाइम वो सांसद था, एमपी था समाजवादी पार्टी से। अच्छा, तो मतलब उसका नाम निकालने का भी दबाव था? हाँ, नामजद अभियुक्त था तो उसका नाम निकालना था। जिसने हत्या कराई उसका नाम कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, 120 भी रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि इसने तो मर्डर में था। ये शामिल था उसमें। हाँ, शामिल था। मर्डर में खुद शामिल था। हाँ, नहीं, इसका भाई, इसका भाई अशरफ है ये। दोनों लोग मिलकर मारे थे। हाँ, उसमें 10-12 लोग थे मारने में। हाँ। मैंने खोला है, उसमें सजा भी हो गई है। मैंने अभी सीबीआई कोर्ट में लगातार 7 दिन तक मैंने बहस किया है, उसमें सजा हो गई है 7 लोगों को। अच्छा। लखनऊ में ही सीबीआई कोर्ट में अभी। और पूजा पाल थी वहाँ, इस समय विधायक हैं चायल से। 7 दिन लगातार मैंने उसमें एविडेंस दिया है। मुख्तार के खिलाफ भी कहीं? नहीं, मुख्तार का मेरा आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए कि मैं गाजीपुर कभी पोस्ट नहीं रहा। मेरा घर बलिया है, तो मैं गाजीपुर कभी पोस्ट नहीं रहा। लेकिन जब वो घटना हुई थी शैलेंद्र सिंह सीओ वाली घटना, हाँ, तो उसके शैलेंद्र सिंह सीओ साहब, उसके पहले हम उनके साथ पोस्ट रहे। बड़े ईमानदार, कर्मठ और बहादुर कृष्ण के सीओ थे वो, श्री शैलेंद्र सिंह जी। श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, अगर हम तीनों एक तरीके से माफिया थे, तीनों का बड़ा नाम था, अगर इन तीनों, या हरशंकर तिवारी को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, वीरेंद्र शाही को भी शामिल कर लेते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा अपराधी कौन था? देखिए, सबका अपराध करने का तरीका अलग है। श्री प्रकाश शुक्ला जो भी अपराध करता था स्वयं करता था। हाँ। और ये बाकी जितने भी थे ये कराते थे अपने चंगू मंगू और अपने गिरोह के सदस्यों से। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा कुख्यात अपराधी था जो स्वयं करता था, इसलिए उसकी दहशत थी। हरशंकर तिवारी शुरुआत में तो 1-2 घटना में रहे, फिर अपने वो चंगू मंगू और अपराधियों से, अपने गैंग के में जो बनाए रहते थे मेंबर, उनसे कराते थे और उनको मुकदमे में फंसवा देते थे, जैसे वो उनके लिए काम करें। आप गोरखपुर में खुद ही रहे हैं, आप खुद भी गोरखपुर में देखिए, देवरिया में जो रुदल सिंह थे, कप्तानगंज में जो विधायक बाद में हुए, ये सब लोग, ये जितने लोग हो वो लोग, चाहे मुख्तार भी अपने हाथ से
मुझे लगता है कि मौके पर रह के दो तीन घटना किया है, लेकिन सब कराया है उसने। सब उसने कराया। वीरेंद्र शाही भी वही है। वीरेंद्र शाही भी घटना करवाते हरशंकर तराई और वीरेंद्र शाही का जब मुठभेड़ हुआ था नौतनवा के पास, उस समय दोनों लोग आमने सामने हुए थे। ये बात मेरे ख्याल से 84-83 की होगी, 83 होगी। उसके बाद तो इन लोग आमने सामने तो ये लोग जाते नहीं थे, क्योंकि सब पैसे का दोहन था, सरकारी योजनाओं का दोहन था, दोनों पक्ष का काम था। रेलवे, वीरेंद्र शाही रेलवे में बाद में आए और हरशंकर तिवारी रेलवे में पहले थे। और जब श्री प्रकाश शुक्ला आए तो ये दोनों गायब हो गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने दोनों को, एक को खत्म ही कर दिया और एक सीमित दायरे में हो गए, क्योंकि उनको अपनी मौत का भय होने लगा था। श्री प्रकाश शुक्ला की कोई और डेयरिंग घटना जो आपको झकझोर के, एक तो इससे भाई का जो उसने मुठभेड़ हुई भाई के साथ, वो तो उससे बड़ी डेयरिंग तो कुछ हो नहीं सकता है आपके निजी जीवन में। गोरखपुर में थे, एक ही दिन उसने 3 जगह गोली मारी थी नीली बत्ती लगा के जिप्सी से, और सब जगह पुलिस थी थोड़े थोड़े दूर पर। आनंद पांडे के घर के पास रवि राय को मारा था। हाँ। उसके बाद बेतियाहाता में, और एक अलालादपुर चौराहे के पास। एक ही दिन 3 घटना किया उसने, और पूरे शहर में घूमा, नीली बत्ती लगा करके घूमा था, और पुलिस वाले वहां थे। और पुलिस वाले तो रेलवे कॉलोनी के रेलवे चौराहे पर, रेलवे स्टेशन के सामने, अलालादपुर पर पिकेट ही पुलिस का रहता है। और संयोग देखिए कि तीनों जगह चौकियां हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर। लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको, पकड़ नहीं पाई या पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, डिसिप्लिन का हमारा डिपार्टमेंट है और इस विभाग की हम बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि 33 साल तक यहाँ हम रहे। अगर हम पुलिस में ना होते तो निश्चित है कि अब तक हम मर चुके होते, मुझे मार दिया होता वो। हाँ। अगर मैं पुलिस में ना होता, जबकि हमारे बड़े भाई नहीं चाहते थे कि हम पुलिस में आए। मैं दूसरे सर्विस में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसमें सिलेक्शन हुआ तो पिताजी के जिद पर मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी कहता है कि वक्त जो है वो बताता है कि जिधर ले जाना होता है उस समय पर ले जाएगा। तो मैं पुलिस में चला आया। अगर मैं पुलिस में न होता तो मेरा परिवार बिखर गया होता, क्योंकि भैया की घटना के बाद पिताजी की डेथ होना और फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर होना और फिर मृत्यु का भय, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, पत्नी की बीमारी, माँ की बीमारी, जब तो बड़ा संघर्षों से जीवन बीता है। जब श्री प्रकाश शुक्ला मुठभेड़ में मार दिया गया, उस समय आप कहाँ थे? और जब आपको पता चला कि महावीर सिंह और सारे जो पुलिस अफसर हैं उसको? नहीं, मुझे पहले से पता था कि ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। मुझे पहले से हर चीज़ खबर थी, और मैं चिलुआताल में एसओ था, और मुझे पहले से पता था सब कुछ, क्योंकि मैं जहाँ से कनेक्ट था लैंडलाइन, हाँ, जो बातचीत जो लड़की से होती थी, तो मैं था वहीं मौके पे था। कन्वर्सेशन जो हो रहा था, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ मैं मौके पर ही था। और ये भी पता था कि अनुज और सुधीर बाहर खड़े हैं उस पीसीओ के बाहर, ये असलहा है उनके पास, तो ये सब पता था। ये ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ पता था। नहीं, तो जब आपके ये मुठभेड़, मतलब उसकी जब उसको मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया, मुठभेड़ में मारा पुलिस ने, दोनों में आमने सामने मुठभेड़ हुई, हम पुलिस की भाषा में ही बात कर रहे हैं। मुठभेड़ जब हो गई तो आपको सूचना आई होगी, तो आपने परिवार वालों से इस घटना को शेयर किया, क्योंकि आपके मन में भी था कि हम इसे बदला लेना है, तो आपका बदला पूरा हुआ। कैसा आपको उस समय? जीवन में वो खुशी का पल वही था। पूरे जीवन का हम मूल्यांकन करते हैं तो मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे खुशी का क्षण वही था। आपको पता चला, आपने परिवार वालों को बताया, क्योंकि आप तो ड्यूटी पे थे? सबको बताया।
वैसे तो पता ही चल गया होगा, मीडिया में आ पता गया। सबको चल गया था, लेकिन फिर भी परिवार में एकजुट होकर बात। तो एक परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सबसे खुशी का पल था वो। सारे जो लोग उसमें शामिल थे सभी मार दिए गए? हाँ, उस दिन जो घटना में शामिल थे 97 में आपके भाई के साथ हजरतगंज में, जनपद में, वो शायद सारे मार दिए गए। हाँ, सभी मार दिए गए। पुलिस महकमे से अब आप रिटायर हो गए, कुछ दिन पहले रिटायर हुए, सीओ से आप रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद या रिटायर होने से पहले आपके दिमाग में था कि हम पॉलिटिक्स करेंगे? रिटायर होने के पहले दिमाग में तो नहीं था, लेकिन लोग जो मिलते थे कहते थे कि आप नेता टाइप लगते हो। हाँ, आपकी बातें लगती हैं कि आपको राजनीति में जब होना चाहिए, आप सफल रहते हैं। क्योंकि मैं बड़ा निष्ठा से, सत्यनिष्ठा से मैंने नौकरी की है। और मेरे परिवार में भी यही रहा। मेरे बड़े भाई भी उसी नेचर के थे, स्वभाव के थे। और लोग ये कहते कि एक भाई इतना निष्ठावान है और एक भाई भ्रष्ट है, तो ये उचित तो होता नहीं। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलना मेरे लिए बहुत ही अहम था। और जो भी दायित्व मिला हमारे अधिकारियों ने मुझे दिया, मैंने उसमें सत्यनिष्ठा से मेहनत करके, परिश्रम करके उस कार्यक्रम को किया। अब राजनीति में आने का मार्ग ये था कि रिटायर होने के बाद में, रिटायरमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है और एक टाइम है कि आप इतने वर्ष के हो गए। हाँ, ये जो अंकगणित है ना, ये मुझे बहुत, जो आदमी ये सोचता है कि मैं इतने साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो वो पहले ही बेकार हो जाएगा जीवन से। ये तो जो इतने दिन का अनुभव हमने इकट्ठा किया है, इसको कहीं तो हम प्रयोग करें। तो मैं साथ की 33-35 साल तक मैंने इस प्रदेश की सेवा की, और इस प्रदेश के लिए मैंने अपने परिवार की आहुति भी दी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज तक मैंने 33 साल की सर्विस में मैंने फील्ड में ही नौकरी की। मुझे किसी कार्यालय में किसी अधिकारी ने नहीं लगाया, और ना ही मैं साइट की किसी पोस्टिंग में गया, लगातार फील्ड में रहा। हाँ, मतलब या तो थानेदार रहे या फिर ऐसे किसी परिवार का नहीं था कि मुझे कोई ऊपर उठाता है या किसी के भरोसे में चल रहा था। सब ईश्वर का आशीर्वाद था। तो परिवार के लिए और विभाग के लिए श्रम भी करना पड़ा, और बहुत त्याग भी परिवार को भी करना पड़ा। तो परिवार ने भी बहुत झेला। तो राजनीति में आने का कारण यह था कि मेरे मन में था कि अब इतने दिन मेहनत किए हैं, अब अपनी जन्मभूमि पर चलें, जहाँ से हम उपजे हैं, मेरा परिवार उपजा है, उस बलिया में चलें। और बलिया हमारी बागी की धरती कही जाती है। तो हमने कहा वहाँ चलें, निस्वार्थ भाव से जानने का इच्छा था कि बलिया चले अपनी जन्मभूमि पर, और वहाँ कुछ अच्छा किया जाए, लोगों में सद्भाव आए, लोगों का। बलिया से आप लोकसभा का शायद 24 में टिकट भी मांग रहे थे, काफ़ी तैयारी आपने करी 2024 में। अब मैं 5 भाजपा के लिए तो मैं भाजपा पार्टी में ही जाना था, तो हम उसके पहले से रिटायर होने के बाद से ही लग गए थे सामाजिक कार्यों में, वहाँ समाज सेवा में कर रहा था। 5 मई 2023 को मैं भाजपा में विधिवत सम्मिलित हुआ, और उस समय एमपी का इलेक्शन होने वाला था 24 में। तो मैंने 5 विधानसभा थी, मैंने दौड़ना शुरू किया, सारे शहीद लोगों का सम्मान किया। सवेरे जितने लोग देश के लिए शहीद हुए सबके घर गया, बलिया में, चाहे सेना से शहीद हुए हों, चाहे फ्रीडम फाइटर रहे हों, चाहे वो 65, 71 किसी वार में, मतलब 62 कि चाइना वार, पाकिस्तान वार में शहीद हुए हों, करगिल में शहीद हुए हों, इतने सभी लोगों को, 219 लोगों को मैंने घर घर जाके वस्त्र से उनकी ऑनर किया, वीर रानियों को
सम्मानित किया मैंने, पहला काम किया। दूसरा काम, इन 5 विधानसभा में किसी के घर कोई दुखदाई घटना हुई, उसकी उनके दरवाजे पर मैं जरूर गया। पब्लिक कनेक्ट जो है रखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मायूस थे, उनमें हमने उत्साह का संचार किया बलिया में, और मैं खुद सक्रिय मेंबर बना था। एक नमो ऐप के माध्यम से बीजेपी का कार्यक्रम था, उसमें पूरे रेंज में मैंने सबसे अच्छा काम किया था, वो बलिया डिस्ट्रिक्ट में तो था। जितने भी राजनीतिक प्रोग्राम पार्टी की तरफ से होते थे, सब में मैं सहभागिता करता था, और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सबको साथ लेके चला। बहुत सारी यात्राएं की, पद यात्रा भी किया। टिकट था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, और विरासत में भी मेरे घर में कोई राजनीति करने वाला है न था, तो न विरासत में कुछ था, न मेरा कोई गॉडफादर था। नहीं, सारे विरासत वाले ही तो थोड़े पॉलिटिक्स में आते हैं, ऐसा नहीं तो आते, लेकिन ये जो ऊपर बैठे लोग कभी कभी अच्छे लच्छेदार भाषा बोलते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं करते, आवाहन तो करते हैं हाँ कि अच्छे लोग आइए, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो लेकिन जब राजनीति में अच्छा कोई व्यक्ति आता है, राजनीति में जो अच्छा आता है तो उसको सबसे पीछे धकेला जाता है, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये बड़े बड़े नेता हैं, ये लच्छेदार भाषा बोलते हैं। अच्छा, हम नेता तो थे नहीं, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। हाँ, आप तो पुलिस, मैं तो शौकिया गया कि अपने लिए ना, अब अपने लिए क्या करना है, 10 साल जिंदा रहना है तो अब समाज के लिए कुछ कर दिया जाए। नहीं, पहले भी समाज के लिए किया, अब और आगे करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 33 साल की सर्विस में मेरे खिलाफ कोई हिस्टेशन कहीं हुआ ही नहीं कि इनको हटाओ, इनका काम ठीक नहीं है, आज तक नहीं हुआ, ना कोई एलिगेशन मेरे ऊपर लगा। मैं अपने को बड़ा ही ईश्वर के प्रति कृतज्ञ मान रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स में आप बलिया में गए, बलिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने काम किया, बलिया से टिकट नहीं मिला, आगे आप फिर बलिया में ही पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं, अपनी जन्मभूमि, मेरा उद्देश्य वही है। ये हम सिर्फ नेता बनने, विधायक बनने, एमपी बनने या नहीं, राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा हो सकना आसान है, करना आसान है, या किसी व्यक्ति की मदद करना आसान है, तो उसमें मेरा जब उद्देश्य ही है मैं अपनी जन्मभूमि। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि राजनीति के जरिए जो है लोगों की सेवा करना, लोगों का मदद करना बहुत आसान है। पुलिस में भी तो काफी आसान था। तो पुलिस में हम अपने घर परिवार और अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब जहाँ पोस्ट रहेंगे वहाँ के लिए करेंगे। हाँ। तो वो उन लोगों से अब कांटेक्ट फिर दोबारा तो होता नहीं है, बहुत मुश्किल से उसमें से 2-4 लोगों से होता है। लेकिन हमने तो अपने ये सोचा है, ये थोड़ा है कि हम तो लखनऊ में रहे, मेरे लिए तो हरदोई बहुत बढ़िया जगह है। हरदोई के लोग मुझे सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, मुझे बदायूं में सम्मान करते हैं, मुझे खीरी में सम्मान करते हैं, हर जगह लोग बुलाते हैं, यहाँ से आइए, हमारे यहाँ आइए। संडीला में 2 साल रहा, संडीला के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। तो अब रही बात की, लेकिन मेरा तो उद्देश्य है ना कि अपनी जन्मभूमि को करना, अपनी जन्मभूमि के लिए काम करना। 27 के लिए मैं प्रयासरत हूँ। पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, और बाकी तो ईश्वर के ऊपर है। लेकिन मुझे जो आज का है कि जो नेता कहते हैं, बड़े नेता, हाँ, कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, वो करते नहीं हैं। हाँ, तो क्या नेता ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, मतलब अच्छे लोगों को लाना नहीं चाहते वो? मुझे लगता है कि जितने जीव जंतु इस धरती पे हैं, जितने भी जीव जंतु इस धरती पे हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, मुझे लगता है कि नेता से क्या कहें, उस नेता जैसा घृणित शब्द कहीं नहीं है।
अरे नहीं भाई, ऐसा मत, तो फिर नेता इसलिए फिर आप मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, राजनीति एक सेवा भाव है, सेवा भाव है, लेकिन इसमें धन संग्रह करना कहां से आ गया? बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी हवेलियां। आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले जो MLA MP रहे हैं, उनके पास गाड़ी है ना, घोड़ा है ना, कुछ भी नहीं है वो। अरे अभी तो कुछ लोगों के फूस के मकान हैं, खपड़े के मकान हैं। लेकिन अब इधर पिछले 30 सालों में देखिए क्या हो रहा है। हमने बलिया में ही जाके देखिए। हाँ, पैसा नेताओं के पास कहां से आता है, क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है? आप इसकी, मैंने तो अभी एक फेसबुक पे पोस्ट किया था, जितने राजनीतिक व्यक्ति पूर्व में पदाधिकारी रहे हों चाहे वर्तमान में हों, इनकी सारी संपत्ति जांच करके जब्त कर ली जाए। और जो राजनीति में IAS IPS और PCS आ रहे हैं, PPS आ रहे हैं, इनकी भी सेवा काल की पूरी संपत्ति की जांच की जाए। अगर आय से ज्यादा है तो इनकी भी जब्त कर ली जाए। ऐसे नियम कानून बनाए जाए। मतलब करप्शन खत्म होना चाहिए, लेकिन सिर्फ भाषण देने से थोड़े होगा। भाषण देने से होगा नहीं। तो नेता भाषण देता है, नेता भाषण दे। 2027 में अगर पार्टी टिकट आपको देती है तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चूंकि आप करप्शन के खिलाफ हैं तो इससे ऐसा लगता है कि आप करप्शन नहीं करेंगे, आप धन संग्रह नहीं करेंगे। मैं पब्लिक के सामने उस मिट्टी का सौगंध लूंगा कि अगर मुझे आपने किसी लायक बनाया, अगर मैं उसमें से 1 रुपया भी आपको लगे कि मैं गलत हूं, तो मुझे जो भी सामाजिक दंड देना हो दे देना। बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब धन की कोई आवश्यकता, देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों की व्यवस्थाएं हैं। बड़े भाई मेरे शहीद हुए, देखिए हमने बहुत देखा है, करीब से जीवन को जिया है, और क्या मुश्किलात आते हैं जीवन में वो सब झेला है। उसमें सिर्फ धन की जरूरत नहीं थी, दोस्तों की जरूरत थी, मित्रों की जरूरत थी, हौसला देने वालों की जरूरत थी। उसमें धन की जरूरत नहीं थी। बहुत नजदीक से मैंने जीवन को देखा है। और बलिया तो इसलिए कि मेरा जन्मभूमि है, इसी वजह से बलिया में आपका, इसलिए बलिया में जाना चाहता हूं। बाकी और कोई, अगर मुझे नेता ही बनना होता तो आज की तारीख में नेता बनने का तरीका है कि जो बेईमान लोग हैं, जो पैसा कमाए हैं, वो MLC का पद खरीद लेते हैं किसी भी दल से, MP हो जाएंगे, आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं पैसा दे करके। कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। अब हम लोग के पास पैसा तो है नहीं कि पैसा जाके दे आए। ये भी आपको मालूम है कि हर पार्टी चंदा के नाम पर, टिकट के नाम पे पैसे लेती है, चंदे के नाम पे ले रही है, पैसा जमा करिए। हमारा कोई गॉडफादर तो है नहीं। हम अपना संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में आज भी जाते हैं और लगे हुए हैं। टिकट नहीं मिला उसके बाद भी आप बलिया में जमे हुए हैं? हाँ, बलिया जाते हैं, हमेशा रहते हैं। मैं शहर छोड़ करके बलिया चला जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाँव में। परशुराम सिंह जी, आपसे बहुत लंबी चर्चा हुई, श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर के भी चर्चा हुई, जो सबसे बड़ा माफिया था, सबसे बड़ा अपराधी था। और इसके साथ साथ जो हमारी चर्चा हुई पॉलिटिक्स पर, कि आप पॉलिटिक्स में आकर के क्या करेंगे, सुचिता की पॉलिटिक्स आप करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो सुचिता की पॉलिटिक्स करना चाहता है वही इतना खुल करके अपनी बात रखता है, और आपने रखी, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। और श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कुछ ऐसी बातें आपने बताई, मुझे लगता है कि जितनी भी बातें बताई, कुछ क्या जितनी भी बातें आपने बताई, वो शायद पहली बार ये सबके सामने आएगा। इससे पहले जो बातें आती रही हैं वो तो एकदम अलग रही हैं, लेकिन पहली बार आपने ये सारी बात बताई। परशुराम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।